नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों आज हमने देखा कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यानी कि अनुच्छेद 142 में निहित अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के केस में दोषी पाए गए AG पेरारीवलन को जेल से रिलीज कर दिया। दोस्तों जब हम बात करते हैं आर्टिकल 142 की तो हमें देखने को मिलता है कि ये कोई साधारण प्रोविज़न नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही असाधारण, इनफैक्ट बहुत ही विशेष प्रोविज़न है हमारे संविधान का, जो कि हमारे उच्च न्यायालय यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, बहुत ही स्वीपिंग पावर्स देता हुआ ये आर्टिकल है। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि आर्टिकल 142 में आखिर क्या क्या बातें कही गई हैं और देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट्स में आर्टिकल 142 से जुड़ी हुई क्या क्या बातें कही। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में एक बहुत ही विशेष जानकारी उन सभी के लिए जो कि किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं। स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है सभी स्टेट्स, लगभग 15 स्टेट्स के जुडिशियल सर्विसेज के कोर्सेज। इन कोर्सेज को काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिज़ाइन किया गया है, जहां सभी मेजर और माइनर एक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इन सभी कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे मामले की। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि AG पेरारीवलन को दोषी पाया गया था उस बम को बनाने में सहायता करने का जिस बम के जरिए श्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। इस केस में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते हुए इन्होंने प्रेसिडेंट के सामने एक मर्सी पिटीशन दायर की थी। अब देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट ने उस मर्सी पिटीशन में जो डिसीजन देना था उसमें काफ़ी समय लगा दिया, जिसके चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसे कम्यूट करके क्या बना दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना दिया। अब इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि दिसंबर 2015 में ये तमिलनाडु के गवर्नर के समक्ष एक पार्डन पिटीशन लगाते हैं ताकि जो इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसे भी रिमिट करके खत्म कर दिया जाए। अब देखिए 30 साल से ज़्यादा इन्हें हो चुके हैं। 2015 में इन्होंने जो गवर्नर हैं उनके समक्ष मर्सी पिटीशन लगाई थी। 2018 में गवर्नर को वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि तमिलनाडु की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने एडवाइस कर दिया था कि इन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए। अब गवर्नर को फैसला लेना था 161 के तहत कि इन्हें रिहा करना है, लेकिन गवर्नर ने ये कहते हुए वो फैसला नहीं लिया कि ये पावर मेरे पास है ही नहीं, ये तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। देखिए जब भी हम बात करते हैं गवर्नर की तो उन्हें एडवाइस माननी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस दी है वो संवैधानिक है, लेकिन यहाँ उन्होंने नहीं मानी। अंत में ये मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को ये जो फैसला लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, उसमें काफी ज्यादा डिले लिया, इसीलिए 142 में निहित अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हम AG पेरारीवलन को रिहा कर रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि 142 में आखिर कहा क्या गया है। क्या कहा है? एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दो पावर्स मुख्य रूप से इस आर्टिकल में दी गई हैं, जिनमें जो पहली पावर है वो काफी ज्यादा वाइड पावर देखने को मिलती है। जो आर्टिकल 142 क्लॉज 1 कहता है, क्या कहता है? दैट सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। अब आप एक बात बताएं कि क्या कंप्लीट जस्टिस की कोई परिभाषा है? एटलीस्ट हमारे संविधान में तो कहीं डिफाइंड नहीं है कि कंप्लीट जस्टिस क्या होगा। अब ये क्या क्लॉज क्या कह रहा है? कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर कोई मैटर आता है, उस मैटर पर डिसीजन लेते हुए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री पास कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट जस्टिस की कोई परिभाषा मैंने जैसे कि कहा कि है ही नहीं। सो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि भाई आप कोई भी मामला जो आपके समक्ष आता है उसमें कंप्लीट जस्टिस करो, और अगर वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन यहाँ लेना पड़ता है तो आप उसको लेने में सक्षम हो। साथ ही में ये पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो ऑर्डर इन्होंने पास किया, जो डिक्री पास की, उसे
ये एनफोर्स करा सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो ये 142 में कहा गया कि आप कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकते हो और उसे एनफोर्सिएबल भी करवाने की पावर सुप्रीम कोर्ट को 142 में दी गई। सो क्या कहता है, so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner may be prescribed by or under law made by parliament, या फिर जब तक पार्लियामेंट उस पर कानून नहीं बना देती तो तब तक प्रेसिडेंट जिस मैनर को प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें। सो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये वाइड पावर यहां पर दी गई है। अब हम बात करते हैं क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 क्या कहता है कि भाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, Supreme Court shall, as respect to whole of territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or investigation or punishment of any contempt of itself. So basically क्या कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास सभी तरह की पावर है फॉर द पर्पस ऑफ कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। किस लिए, किसी भी व्यक्ति की अटेंडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए उसको ऑर्डर पास कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति को ये ऑर्डर पास करके उससे कोई भी डॉक्यूमेंट ये मंगवा सकते हैं, या फिर अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश करने की पावर इनके पास है। सो 142 में ये दो पावर सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई। पहली क्या है कि वो कंप्लीट जस्टिस के नाम पर कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास करें। दूसरा है कि वो कोई भी ऑर्डर पास करके किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के लिए कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, या फिर अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। अब ये दो क्लॉज पढ़ने के बाद हमें देखने को मिलता है कि जब इसके ऊपर कई सारे जो कानून के जो ज्ञाता हैं उन्होंने कमेंट्स किए, क्या क्या बातें कही हैं, चले देख लेते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि स्वीपिंग पावर आपने दे दी, व्यापक शक्तियां आपने दे दी इन द नेम ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस। दूसरी बात यहां पर यह कहा गया कि भाई जो कार्य सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते ही नहीं। अब देखिए हम बात करते हैं कि 3 ऑर्गन्स होती हैं हमारी स्टेट की। कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के काम बटे हुए हैं। ये एक दूसरे के कामों में दखल नहीं दे सकते, एक दूसरे के काम नहीं अपने सिर पे ले सकते। बट जब हम बात करते हैं आर्टिकल 142 की, तो हमें देखने को मिलता है कि कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विधायिका यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसके काम भी करते हुए दिखाई देती है, और कई बार एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी जो कार्यपालिका है उसके भी जो फंक्शंस हैं वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करते हुए दिखाई दे देते हैं। तो इतनी ज्यादा स्वीपिंग पावर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बट जब हम बात करते हैं कि 142 जनरली कहां यूज होता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें देखने को मिलता है कि जनरली यहां पर जो ऐसे मैटर्स आते हैं जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात आ गई, या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात आ गई, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात आ गई, तो जनरली 142 का इस्तेमाल ऐसे ही मैटर्स में होता हुआ दिखाई देता है। ये भी अगर आप केस देखते हो, पेरारी वलन वाला भी जो केस देखते हो, 30 साल से वो व्यक्ति जेल के पीछे रह रहा है, जेल में रह रहा है। अब 30 साल से उसको जब यहाँ पर डेथ पनिशमेंट को भी यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया, उसके बाद उसने जो गवर्नर की तरफ से डिसीजन लिया जाना था वो भी नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे में आर्टिकल 21 में जो उसको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसका हनन होता हुआ दिखाई दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 142 यूज कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं एक और इसी से जुड़े हुए खास मुद्दे की, जो कि है जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है जिसपे हम घंटों डिस्कशन कर सकते हैं। बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर मैं आपसे जो शेयर करना चाहूंगा वो ये कि जब भी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आए, 4 आर्टिकल्स का जिक्र करना हम नहीं भूल सकते। कौन से हैं? एक है 142, दूसरा है 32, 141 एंड 136। ये चारों आर्टिकल्स को हमें याद रखना चाहिए जब हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। क्या कहता है 142? जो कि हमने देखा कि आप कंप्लीट जस्टिस के नाम पे कोई भी डिसीजन या ऑर्डर पास कर सकते हो। दूसरा है 32, क्या है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है 32 में? हम सब जानते हैं कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हमारे पास ये अधिकार है कि 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फिर 136 की अगर हम बात करें तो स्पेशल लीव पिटीशन की, अगर हमारे हमारा जो केस है अदरवाइज वो यहाँ पर नहीं आगे पहुंच पाता है अपील के जरिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाते हैं तो हाई कोर्ट से हमें परमिशन लेनी होती है या सर्टिफिकेट लेना होता है अपील लेकर जाने के लिए। वो अपील का सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलता है हाई कोर्ट से,
तो 136 के थ्रू हम एप्लीकेशन लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं तो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू हमारी जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती है, यानी कि हमारी अपील जो है वो पहुंच जाती है। फिर 141 कहता है जी, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगेन एक बहुत ही स्वीपिंग पावर यहां पर सुप्रीम कोर्ट को दी गई कि जो भी कानून ये बना देंगे या जो भी इन्होंने जजमेंट दे दी वो एक कानून की तरह है जो कि सभी जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पर बाइंडिंग होगी। अब ये 4 हमें आर्टिकल्स का जिक्र करना चाहिए जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। एनी हाउ, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस 142 से जुड़ी हुई क्या क्या बातें कही। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रकांत पाटिल वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई, 1998 का केस है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बात को माना कि हाँ, हमारे पास बहुत ही वाइड पावर्स हैं इस आर्टिकल में, बट एट द सेम टाइम ये भी कहा कि देखिए 2 कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं हो जाती तब तक हम 142 में निहित हमारी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन तो ये दैट इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द सुप्रीम कोर्ट अदरवाइज एक्सरसाइजेज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। कहते हैं कि जब तक वो मामला जिस पर हम ये पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं जब तक वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता तब तक हम उस पर ये पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि वो पावर जो मामला है वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन का मामला होना चाहिए। दूसरी बात ये कि The order which Supreme Court passes must be necessary for doing complete justice, यानी कि वो ऑर्डर पास हुए बिना कंप्लीट जस्टिस होगा ही नहीं, तब हम जाकर ये ऑर्डर पास कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीट जस्टिस। अब ये कंप्लीट जस्टिस क्या है, ये तो जैसे कि हमने देखा कि कहीं डिफाइंड है ही नहीं। ऑलराइट, सो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अच्छा, अब हमें देखने को मिलता है कि जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या क्या बातें कही गई वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। सो क्या क्या बातें कही गई हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, कहता है जी नो इनेक्टमेंट मेड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर कैन लिमिट और रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। सो यहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि कल को कोई भी लेजिस्लेचर, चाहे वो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कोई ऐसा कानून नहीं पास कर सकते हैं जो कि हमें आर्टिकल 142 में जो मिली हुई पावर्स हैं उन पर लिमिट लगाएं। यानी कि वो ये नहीं कह सकते कि भाई आगे से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लीट जस्टिस क्या होगा उसको डिफाइन कर दिया या फिर इन्हीं मामलों में 142 के तहत अपने जजमेंट पास करेगा। ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट की इन पावर्स पर। साथ ही में उन्होंने ये भी माना कि भाई जो आर्टिकल 142 में पावर्स हैं, दीज आर नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड फ्रीक्वेंटली बट ओनली स्पेयरिंगली। सो इन पावर्स को हम ऐसा नहीं है कि कभी भी इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंटली नहीं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा केस है, यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई 142 से जुड़ी हुई, वो ये कि पावर टू पनिश जो है वो 142 में ही केवल हमें नहीं मिलती है, बल्कि क्योंकि हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं उससे भी ये पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट जो है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। एक ये और छोटी सी बात हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का ये केस। इट प्रोवाइडेड कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 142 में ये जो पावर हमें मिली हुई है दिस इज सप्लीमेंट्री पावर टू द अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये एक पूरक शक्ति है जो हमारी बाकी शक्तियां हैं उनके साथ ही हमें सप्लीमेंट करती है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या कहा कि आर्टिकल 142 कैन नॉट बी यूज्ड टू इंट्रूड on legislative territory which is one of the limitations while applying 142 to any case. So at least 2019 में ये बात जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कही कि जो भी 142 के तहत हम शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम विधायिका के कार्य क्षेत्र में जाकर विधायिका के कार्यों को हम अपने हाथों में ले लें और वो करना शुरू कर दें। इसके लिए 142 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम देख लेते हैं कि 142 के तहत कुछ फेमस केसेस में जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, तो यूनियन कार्बाइड के जो केस हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम्स को रिलीफ दिलवाने के लिए इस आर्टिकल के निहित अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। देन कोल ब्लॉक एलोकेशन 2014 का ये जो केस हमें देखने को मिलता है, वहां पर जो कोल ब्लॉक्स आवंटित हुए थे उन्हें रद्द किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 142 का इस्तेमाल किया। फिर 2016 में हमने देखा कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनके 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब या लिकर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा,
कोई भी उससे जुड़ी हुई कोई शॉप नहीं होगी। उसका भी जो डिसीजन लिया गया वो भी 142 में निहित अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब इस पूरे केस में हमें देखने को मिलता है कि 142 का इस्तेमाल करना अपने आप में एक पॉजिटिव यहाँ पर फीचर भी है सुप्रीम कोर्ट का, इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये कहता है जी, व्हेन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फेल्ड टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ सिटीजंस, जुडिशरी टुक द लीड अंडर दिस आर्टिकल टू डू द सेम। सो जब विधायिका या कार्यपालिका अपने कार्य क्षेत्र में कभी फेल होती नजर आती है तो जुडिशरी यहाँ पर लीड लेती है। दूसरी हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हम कहते हैं कि भाई देखो, हमारी स्टेट की 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तीनों, इनके कार्य क्षेत्र डिवाइडेड हैं, इनके फंक्शंस एंड पावर्स डिवाइडेड हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखती हैं। सो चेक एंड बैलेंस क्या रखती है कि भाई कोई भी एक लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन का काम अपने हाथ में ना ले। सो 142 का इस्तेमाल करके यहां पर उसका भी ख्याल रखा जा सकता है कि भाई जुडिशरी बाकी दोनों ऑर्गन्स पर चेक एंड बैलेंस रखे। प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सो चाहे वो लेजिस्लेचर है या फिर एग्जीक्यूटिव है, कानूनों का दुरुपयोग ना करें, वो भी यहां पर इंश्योर कराया जा सकता है 142 के तहत। बट इसकी एक नेगेटिव साइड भी है, इसके डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जुडिशरी 142 के तहत जो भी डिसीजन ले रही है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डिसीजन ले दिया तो उसको आप यहां पर चेक कैसे करोगे, वो यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये कि जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म या ओवर रीच का भी जो एक ब्लेम है वो जुडिशरी पर लगता रहा है, और ये कहा जाता है कि जुडिशरी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं उनका भी काम ले लेती है अपने सिर में, अपने हाथों में 142 का इस्तेमाल करते हुए। Excessive intervention by the court can shake the trust of the people in the democratically elected government. So ये भी एक दूसरा कंसर्न जताया जाता है कि अगर न्यायपालिका सारे फंक्शन खुद करना शुरू करती है 142 का इस्तेमाल करते हुए, अगर कोई भी फंक्शन अपने हाथ में लेती है जो कि इनका नहीं है, तो जो लोग हैं उनका विश्वास हिलता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों में। ये था 142 जो कि आज हमने देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। Till then, thank you and have a great day ahead.